हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियोस में हम समझेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ चेस्ट इंजरी और चेस्ट ट्रामा के बारे में। व्हाट इज चेस्ट ट्रामा, चेस्ट इंजरी आपका क्या है, इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। टाइप ऑफ चेस्ट इंजरी के बारे में देखेंगे। देन हम देखने वाले हैं यहाँ पर आपका साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के बारे में, और फाइनली हम बात करेंगे मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो चेस्ट इंजुरी और चेस्ट ट्रामा क्या होता है आपका? चेस्ट ट्रामा एंड चेस्ट इंजुरी है ना, रेफर टू एनी इंजुरी टू द चेस्ट एरिया। चेस्ट एरिया पर आपका किसी भी प्रकार का इंजुरी हो जाना, या आपका एक्सीडेंटल हो सकता है, आपका असॉल्ट इंजुरी हो सकता है, राइट, आपका कोई स्पोर्ट इंजुरी हो सकता है, आपका ब्लंट इंजुरी हो सकता है, या फिर आपका पेनिट्रेटिंग फोर्स इंजुरी भी इवन आपका हो सकता है। इसमें ज़्यादातर यदि ये सीवियर इंजुरी में आ जाता है तो ये आपका, जैसे कि आपका लंग्स हो गया, रिब्स केस हो गया, आपका कार्डियक हो गया, हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स जो मेजर ब्लड वेसल्स है उसको भी ये अफेक्ट करता है। सो चेस्ट इंजुरी और चेस्ट ट्रामा क्या है? किसी प्रकार की आपकी इंजुरी होना चेस्ट एरिया पर, एक्सीडेंटल आपका इंजुरी होना आपके चेस्ट एरिया पर, दिस इज चेस्ट इंजुरी, जिसमें आपका इंक्लूड होता है आपका रिब्स केस हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, और जो मेजर आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं वो। और ये इंजुरी आपकी हो सकती है जैसे ब्लंट इंजुरी, मतलब आपका लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी ने आपको मार दिया, आपको गुस्सा मार दिया, राइट, तो ये हो गई आपकी ब्लंट इंजुरी। पेनिट्रेटिंग फोर्स, किसी चीज से आप टकरा गए, किसी चीज से आपको फोर्स लग गया, पेनिट्रेटेड मतलब वो सीधा अंदर आपके घुस गया कोई नुकीला ऑब्जेक्ट, तो एक पेनिट्रेटिंग फोर्स हो सकता है। एंड अदर हो सकता है कोई एक्सीडेंटल इंजुरी हो सकती है, राइट, माइनर टू लाइफ थ्रेटनिंग। और जो कंडीशन होती है आपकी माइनर से लेकर के इवन आपको लाइफ थ्रेटनिंग आपकी भी कंडीशन हो सकती है, आपको दैट तक की कंडीशन आपकी जान भी जोखिम में से जा सकती है, राइट। सो इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या क्या है, किस कारण से यहाँ पर हो सकती है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर इसमें आ जाते हैं। फर्स्ट है आपका ब्लंट ट्रामा। आपको कोई भी ट्रामा हुआ है, आपका कार एक्सीडेंट हो गया, फॉल्स हो गए, या फिर आपका कोई स्पोर्ट इंजुरी हो गया, या फिर आप हाइट से फॉल हो गए, वो भी एक आपका यहाँ पर रीजन हो सकता है। फिजिकल असल्ट, आपको मारपीट के दौरान आपको किसी ने मार दिया, ठीक है, तो आपको वो भी एक रीजन हो सकता है। कार एक्सीडेंट हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, दैट इज ये हो गया आपका ब्लंट ट्रामा। किसी प्रकार का आपके चेस्ट पे ट्रामा होना, ब्लंट इन द सेंस कि आपको इंटरनल तो उसमें इंजुरी हुई है पर बाहर से वो पेनिट्रेट नहीं हुआ है, बाहर से आपको ब्लीडिंग नहीं है, आपको रप्चर नहीं दिख रहा है, पर बाहर से आपको नॉर्मल दिख रहा है, पर इंटरनल वहां पर आपको हो सकता है ब्लीडिंग हुई हो, ऑर्गन्स आपके डैमेज हुए, आपका ब्लड वेसल्स भी रप्चर हो सकते हैं, दैट इज आपका ब्लड ट्रामा में आ जाता है। पेनिट्रेटिंग में क्या होता है, जो बाहर से उसको चीरते हुए ओपन कोई शार्प ऑब्जेक्ट से टकरा गया और आप फाड़ते हुए वो सीधा अंदर घुस गया, है ना, जैसे कि आपका हो गया गन शॉट, है ना। गन शॉट क्या करती है, सीधा स्पीड से आती है और छाती के आपके चेस्ट के अंदर सीधा आपकी मसल्स को, बोन्स को चीरते हुए अंदर घुस जाती है, राइट। तो दैट इज आपका गन शॉट हो गया। स्टेप इंजुरी की वजह से भी आपका हो सकता है, और कोई भी आपको इम्प्लांट है उनकी वजह से हो सकता है, इम्प्लीमेंट्स, राइट, तो इसकी वजह से आपको हो सकता है। ब्लास्ट इंजुरी की वजह से भी आपको हो सकता है। एक्सप्लोजन एंड शॉक वेव वगैरह की वजह से कुछ चीज का आपका एक्सप्लोज हो गया, आपका कोई चीज ब्लास्ट हो गया, है ना, आपको शॉक वेव वगैरह है, इसकी वजह से भी आपको इवन आपको हो सकता है। फिर अगला आ जाता है आपका रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में आपका आ जाएगा एज। एल्डरली एंड चिल्ड्रन आर मोर ससेप्टेबल टू सीवियर आउटकम, है ना, जो एल्डर होते हैं, जो ज्यादा बुजुर्ग लोग होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। फिर आता है आपका ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशनल में जैसे जॉब विथ हायर रिस्क एंड फिजिकल इंजुरी, है ना, कोई ऐसी जगह पर हम जॉब कर रहे हैं जहां पर क्या हो रहा है, आपको ज्यादा चांसेस है आपको फिजिकल इंजुरी होने के, हायर वहां पर रिस्क है, जैसे कि आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, मिलिट्री वगैरह हो गया, या कोई हैवी वर्क, लोडिंग वगैरह का वर्क कर रहे हैं, राइट, तो फिजिकल वर्क ज्यादा है, राइट, तो वहां पर क्या होता है, आपका थोड़ा सा हायर रिस्क रहता है आपको चेस्ट इंजुरी होने का, आपका ट्रामा होने का। और अगला आ जाता है मिलिट्री हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, कोई लोडिंग का हैवी वर्क हो गया, वो क्या होता है आपको हैवी एक रीजन होता है। ओके, सॉरी। नेक्स्ट आ जाएगा आपका रिक्रिएशनल एक्टिविटी। रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो भी आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह है, जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट हो गया, आपका वॉलीबॉल हो गया, राइट,
तो वो यदि डायरेक्ट आके और आपकी वॉलीबॉल फुटबॉल किसी ने उसको थ्रो किया पैर से, उसको किक किया और डायरेक्ट आके वो आपकी चेस्ट पे लग गई है स्पीड से आकर के, तो उससे भी आपको एक ब्लंट इंजरी हो सकती है, आपकी रिस्ट फ्रैक्चर भी हो सकती है। कमोडिटीज प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन लाइक ऑस्टियोपोरोसिस, है ना, कुछ कमोडिटीज की रीजन से भी आपको हो सकते हैं, प्री एक्सपोजिंग होना आपके कुछ चीज़ों की वजह से भी आपको हो सकता है, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस यदि आपको है या सीओपीडी है तो उसकी वजह से भी आपको रिब्स फ्रैक्चर हो सकती है, आपकी रिब्स ब्रेक डाउन हो सकती है, सीओपीडी की वजह से आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है। ओके, फिर आ जाएगा आपका टाइप ऑफ चेस्ट इंजुरी। टाइप ऑफ चेस्ट इंजुरी में कौन कौन सा आएगा आपका, रिब फ्रैक्चर हो गया, चेस्ट सॉरी फिलाइल चेस्ट हो गया आपका, और आपका न्यूमोथोरेक्स हो गया, हीमोथोरेक्स हो गया, पल्मोनरी कंट्यूशन हो गया, कार्डियक टेम्पोनेंट हो गया, एरोटिक इंजुरी हो गया और डायफ्रामेटिक रप्चर। फर्स्ट क्या आपका टाइप में जैसे आपका रिब्स के फ्रैक्चर हो गई और वो आपके इंटरनल जो ऑर्गन है वहां पर जाकर के पेनिट्रेट हो गई, जैसे कार्डियक हो गया, लंग्स हो गया, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर आपका न्यूमोथोरेक्स, आपके चेस्ट में फ्लूइड का ज़्यादा फिल होने की वजह से कैविटी में आपको न्यूमोथोरेक्स हो जाता है। हीमोथोरेक्स, ब्लड का ज़्यादा फिल होने से आपको हीमोथोरेक्स हो सकता है। पल्मोनरी कंट्यूशन हो सकता है, आपका ज़्यादा प्रेशर से आपको कोई ऑब्जेक्ट आ गया और वो आपकी चेस्ट को क्या कर दिया, डिप्रेस कर दिया, आपके चेस्ट को कॉन्ट्यूस कर दिया, दैट इज पल्मोनरी आपका कॉन्ट्यूशन हो गया। और अदर आ जाएगा आपका कार्डियक टेम्पोनेंट, कार्डियक में जाकर के भी आपका कोई भी आपकी रिब फ्रैक्चर हो गई, डायरेक्ट प्रेशर आपका फोर्स कार्डियक पे लग गया तो उसकी कार्डियक का रप्चर होने की वजह से, डैमेज होने की वजह से, दैट इज आपका कार्डियक टेम्पोनेंट। एरोटिक इंजुरी जो आपकी आर्टरीज वगैरह है उसको इंजूर कर दिया तो आपका एरोटिक इंजुरी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आ जाती है आपके टाइप ऑफ इंजुरी में। डायफ्रामेटिक रप्चर, यदि डायफ्राम आपका रप्चर हो गया चेस्ट कैविटी के अंदर तो वो आ जाएगा आपका डायफ्रामेटिक रप्चर में। ओके, फिर अगला आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, मीन्स आपके साइन एंड सिम्टम क्या होंगे। तो माइनर आपको जब चेस्ट इंजुरी होगी तो थोड़ा सा आपके डिफरेंस रहेंगे, माइनर सिम्टम रहेंगे। जब आपको मेजर सीवियर से इंजुरी होगी तो आपको सिम्टम थोड़े से सीवियर होंगे। ओके, तो फर्स्ट वन आपका आ जाएगा माइनर चेस्ट इंजुरी में माइल्ड चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट। यदि आपको माइनर चेस्ट इंजुरी होगी तो आपको माइल्ड चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट होगा, ब्रूसिंग एंड स्वेलिंग आपको हो जाएगी। ब्रूसिंग मतलब एब्रेशन टाइप का आपको स्वेलिंग होगी, आउटर स्क्रीन पर आपको खरोंच वगैरह आ जाएगी, स्किन आपकी छिल जाएगी। और सुपरफिशियल कट और एब्रेजन, सुपरफिशियल आपको स्किन पर कट होगा और आपको एब्रेशन होगा, स्किन में आपको खरोंच लग जाएगी, राइट। अगला आ जाएगा सीवियर चेस्ट इंजुरी। यदि आपको सीवियर चेस्ट इंजुरी हुई है तो उस केस में आपको क्या होगा, सीवियर चेस्ट पेन होगा, बहुत ज़्यादा आपको चेस्ट पेन होगा और डिफिकल्टी ब्रीथिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी आपको होगी। रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट, जो आपकी हार्ट बीट है वो रैपिड और इरेगुलर हो जाएगी। साइनोसिस मीन्स आपका ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा आपकी स्किन में, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रहा है आपके टिश्यू लेवल तक, आपका लंग्स में इंजुरी होने की वजह से, चेस्ट में इंटरनल इंजुरी होने की वजह से। कफिंग ऑफ ब्लड, जब आपको कफ आएगा, स्पूटम आएगा, उसके साथ आपको ब्लड आएगा। साइन ऑफ शॉक, एग्जाम्पल जैसे लो ब्लड प्रेशर, आपको शॉक का क्या साइन होगा, लो ब्लड प्रेशर होगा, रैपिड पल्स एंड डिजीनेस। ऑलराइट, फिर हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस के बारे में। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या करेंगे, आपको कंप्लीटली आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, पेशेंट को आपको इंस्पेक्ट करना है, उसका पाल्पेशन हो गया, परकशन हो गया, ऑस्कल्टेशन हो गया। स्पेशली आपको चेस्ट रीजन का, चेस्ट का आपको साउंड सुनना है, पाल्पेट करके भी देखना है आपको, ऑर्गन प्रॉपर प्लेस पर है नहीं है इंस्पेक्ट आपको करना है। परकशन, आपको लंग साउंड सुनना है, लंग साउंड नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, किस तरीके का आपको साउंड है, ऑस्कल्टेशन भी आपको करना है। और फिर इमेजिंग में आप क्या क्या करा सकते हैं, यहाँ पर चेस्ट एक्सरे आप करा सकते हैं, जिससे कि आप चेक करेंगे इंटरनल फ्रैक्चर्स वगैरह है, न्यूमोथोरेक्स तो नहीं है ना, हीमोथोरेक्स तो नहीं है, ये सब आपको फाइंड आउट करने के लिए, रूल आउट करने के लिए आप क्या कराएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे। सीटी स्कैन, डिटेल इमेजिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इंजुरी, यदि आपको इससे फाइंड आउट नहीं हो रहा है एक्सरे में तो आप डिटेल स्टडी के लिए, आप डिटेल इमेजिंग के लिए आप कॉम्प्लेक्स इंजुरी को यदि आपको फाइंड आउट करना है तो आप सीटी स्कैन भी करा सकते हैं।
और अल्ट्रासाउंड फॉर लास्ट असेसमेंट ऑफ फ्लूइड ब्लड इन द चेस्ट कैविटी। अल्ट्रासाउंड यूएसजी भी आप यहाँ पर कर सकते हैं फॉर फास्ट असेसमेंट ऑफ फ्लूइड और ब्लड इन द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में कोई कोई आपका फ्लूइड और ब्लड तो नहीं है, उसको आपको चेक करने के लिए यहाँ पर आप अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं, जैसे कि आपका असेस, आपको ऑक्सीजन लेवल को असेस करने के लिए आप करवा सकते हैं, राइट। एबीसी वगैरह हो गया, ब्लड काउंट हो गया आपका, और सीबीसी वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर करवा सकते हो। ईसीजी आप चेक कर सकते हो कार्डियक का इन्वॉल्वमेंट चेक करने के लिए, और कार्डियक आपका नॉर्मल है या एबनॉर्मल एक्टिविटी। ऑलराइट, फिर आ जाएगा आपका फर्स्ट एड में आप क्या क्या इंजरी में इसमें ट्रीट करोगे। एंश्योर एन ओपन एयरवे एंड एडिक्वेट ब्रीथिंग। आपका जो एयरवे है वो ओपन होना चाहिए, और आपका जो ब्रीथिंग वो सफिशिएंट मात्रा में, एडिक्वेट मात्रा में होना चाहिए। कंट्रोल ब्लीडिंग विथ डायरेक्ट प्रेशर ना, आपको ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, कैसे? डायरेक्ट प्रेशर करके, प्रेशराइज बैंडेज करके आप ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। इमोबिलाइज एनी सस्पेक्टेड फ्रैक्चर्स, यदि कोई भी आपको सस्पेक्टेड फ्रैक्चर्स लग रहा है तो आपको उसको इमोबिलाइज करना है, उसको आपको फिक्स करना है, मूवमेंट नहीं होना चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट, देन मेडिकल ट्रीटमेंट में आ जाएगा आपका पेन मैनेजमेंट। आप यहाँ पर सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे पहले, तो सिम्टोमेटिक पेन मैनेजमेंट के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एनाल्जेसिक ड्रग आप यहाँ पर देंगे। एनाल्जेसिक पेन किलर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन स्वेलिंग को कम करने के लिए, वुंड ठीक करने के लिए। ओके, फिर आ जाएगा रेस्पिरेटरी सपोर्ट। आपका रेस्पिरेटरी सपोर्ट में ऑक्सीजन थेरेपी और मैकेनिकल वेंटिलेशन। O2 आप पेशेंट को पुट ऑफ करेंगे, क्योंकि चेस्ट इंजरी हुई है, चेस्ट ट्रामा हुआ है, पेशेंट को ऑब्वियसली बात है कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने वाला है, तो आपको पेशेंट को ऑक्सीजन ऑन करना है आपको। देन यदि रिक्वायरमेंट है तो आप मैकेनिकल वेंटिलेशन भी लगा सकते हैं, राइट। फिर सर्जिकल इंटरवेंशन में टू रिपेयर इंटरनल डैमेज, यदि आपको रिक्वायरमेंट है तो इंटरनल जो डैमेज उसका आप सर्जरी करके रिपेयर कर सकते हैं। जो भी फॉरेन ऑब्जेक्ट है उसको आपको रिमूव करना है। चेस्ट ट्यूब इंसर्शन न्यूमोथोरेक्स के लिए आपको, यदि आपको फ्लूइड को बाहर निकालना है थोरेसिक कैविटी से, तो आप न्यूमोथोरेक्स या ह्यूमोथोरेक्स टू ड्रेन एयर और ब्लड ना, जो आपका ब्लड को आपको ड्रेन करने के लिए, एयर को ड्रेन करने के लिए आप न्यूमोथोरेक्स भी कर सकते हैं। चेस्ट ट्यूब भी आप इंसर्ट कर सकते हो। ओके, और फिर हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। नर्सिंग का इसमें क्या रोल होगा, तो फर्स्ट वन असिस्टमेंट, नर्स को कम्प्लीटली आपका असिस्ट करना है। वाइटल साइंस हो गया आपके, स्पेशली आपका ब्रीथिंग रेट हो गया, राइट। ये आपको ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करना है। ब्लड प्रेशर हो गया, और रेगुलर असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी स्टेटस एंड पेन लेवल। आपका पेन लेवल और आपका रेस्पिरेटरी असेसमेंट ये आपको मॉनिटर करना है, ये आपको मैनेज करना है। मॉनिटर फॉर साइन ऑफ शॉक और कॉम्प्लिकेशन है ना। आप अभी क्या, पेशेंट का यदि ब्लड लॉस हुआ है तो पेशेंट आपका हाइपोवोलेमिक शॉक में भी जा सकता है, तो वो आपको मॉनिटर करना है। साइन ऑफ शॉक तो नहीं है, या कोई एनी अदर कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहा है, वो आपको मॉनिटर करना है। ओके, इंटरवेंशन में आप क्या करेंगे, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, जो भी आपको प्रिस्क्राइब, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, आपको बताया, वो मेडिसिन आपको पेशेंट को इंटरवेंशन करना है, पेशेंट को आपको देना है। जैसे कि आपका पेन रिलीफ के लिए कुछ एनाल्जेसिक मेडिसिन है, एंटीबायोटिक, वो आपको पेशेंट को देना है, ठीक है। प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी एज नीडेड, यदि नीडेड है, रिक्वायरमेंट है, तो ऑक्सीजन थेरेपी भी, नेजल कैन्यूला है, ऑक्सीजन मास्क आप पुटअप कर सकते हैं, और यदि रिक्वायरमेंट है तो मैकेनिकल वेंटिलेशन भी आप लगा सकते हैं पेशेंट को इंट्यूबेट करके। ओके, assist with chest tube, assist with chest tube and care monitoring। आपको चेस्ट ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं तो उस समय आपको असिस्ट करना है और उसकी केयर करना है, मॉनिटर करना है आफ्टर इंसर्शन। पेशेंट को आपको एजुकेशन देना है ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में, स्पायरोमेट्री के बारे में, डीप ब्रीथ एक्सरसाइज के बारे में, और इंटेंसिव स्पायरोमेट्री के बारे में। सपोर्ट एंड एजुकेट द पेशेंट, पेशेंट को आपको सपोर्ट करना है, एजुकेशन देना है अबाउट इंजरी एंड रिकवरी प्रोसेस के बारे में। ओके,
फिर आ जाएगा आपका विल विल मॉनिटर द इफेक्टिवनेस और पेन मैनेजमेंट। आपको ने जो पेन मैनेजमेंट मेडिसिन दी है उसका आपका किस तरीके से इफेक्टिव है नहीं है उसको आपको मॉनिटर करना है। असेस रेस्पिरेटरी स्टेटस, एंश्योर एडिक्वेट ऑक्सीजन। रेस्पिरेटरी स्टेटस आपको असेस करना है, आपको एंश्योर करना है प्रॉपर तरीके से आपका ऑक्सीजन है वो प्रॉपर मात्रा में है या नहीं है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पर एक नर्सिंग का रोल रहेगा इसको रिकवर करने के लिए। तो एक बार हम इसको रिव्यू कर लेते हैं, हम इसको सम आउट कर लेते हैं फाइनली। तो चेस्ट ट्रामा क्या होता है? चेस्ट इंजुरी, चेस्ट ट्रामा किसी प्रकार का आपके चेस्ट के ऊपर इंजुरी होना जो कि आपके सुपरफिशियल हो सकती है और आपका इंटरनल भी हो सकती है, आपकी ब्लंट इंजुरी हो सकती है, पेनिट्रेटिंग फोर्स इंजुरी हो सकती है, इवन आपका माइनर टू आपकी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, जो कि इंटरनल आपकी ब्लड वेसल्स को आपके माइनर आपके जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है जैसे कि आपका लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, इनको वो डैमेज कर सकती है और आपकी रिब्स के इसको फ्रैक्चर भी कर सकती है, राइट। तो ये आपकी चेस्ट के एरिया में आपको इंजुरी होना आपके ब्लड वेसल्स को जो कि रप्चर कर सकती है, इंक्लूडिंग आपकी रिब्स हो गया, हार्ट हो गया आपका और लंग्स हो गया, इनको भी डैमेज रप्चर कर सकती है। आपकी पेनिट्रेटिंग फोर्स इंजुरी हो सकती है और आपकी ब्लड इंजुरी भी हो सकती है। इसका कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है? आपका ब्लंट ट्रामा हो सकता है, आपका कोई कार एक्सीडेंट हो गया, फाइट से फॉल हो गया, कोई स्पोर्ट इंजुरी हो गई या फिजिकल लड़ाई झगड़े में आपकी मारपीट हो गई, किसी ने 2-4 घूंसे मार दिए छाती पर, ये भी हो सकता है। पेनिट्रेटिंग ट्रामा मतलब कि जो सीधा चीर करके अंदर चला गया आपको किसी को पेनिट्रेट करते हुए, जैसे गन शॉट हो गया, स्टेप वुंड हो गया है ना, किसी ने तलवार घुसा दिया। उसके बाद आपका ये क्या है? इम्पालीमेंट्स है ना, इम्पालीमेंट इसकी रीजन की वजह से भी आपको हो सकता है। फिर ब्लास्ट इंजुरी आपका हो गया, एक्सप्लोजन शॉक वेव की वजह से भी आपको हो सकता है, कुछ चीज़ का जैसे ब्लास्ट हो गया वो भी एक रीजन हो सकता है, शॉक लग गया वो भी एक रीजन हो सकता है। रिस्क फैक्टर में आपका ऑक्यूपेशनल कोई ऐसी जॉब वगैरह कर रहा है जहाँ पर थोड़ा लोडिंग का वर्क है, हायर जहाँ पर चांस है फिजिकल इंजुरी के, है ना, कंस्ट्रक्शन का हो गया, मिलिट्री का हो गया, हैवी लोडिंग का हो गया, वेट लिफ्टिंग का हो गया, राइट। और ओल्डर एज और छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है, इस फैक्टर में आ जाएगा। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स इम्पैक्ट वगैरह हो गया, इसमें भी आपके एक चांसेस रहते हैं। और प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, सीओपीडी। ओके, टाइप में इसका रिब्स फ्रैक्चर आपका न्यूमोथोरेक्स, हेमेटोथोरेक्स, पल्मोनरी कंट्यूशन, कार्डियक टेम्पोनेंट और एरोटिक इंजुरी, देन डायफ्रामेटिक रप्चर। ऑलराइट, फिर आ जाएगा आपका माइनर इंजुरी में माइनर चेस्ट पेन होना, डिस्कम्फर्ट होना, ब्रूसाइटिस एंड स्वेलिंग होना, सुपरफिशियल आपका कल्ट होना, एब्रेजन होगा। सीवियर में आपका आ जाएगा जैसे कि आपका सीवियर चेस्ट पेन है, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग होना आपको, राइट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, रैपिड और इरेगुलर आपका हार्ट बीट होना, साइनोसिस होना मीन्स आपका ब्लू डिस्कलरेशन होना, राइट। ये सारी चीज़ें आ जाएगी आपके इसमें साइन एंड सिम्टम में। डायग्नोस्टिक में हम यहाँ पर एक्सरे कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट हो गया, ईवीजी टेस्ट हो गया और फिजिकल एग्जामिनेशन देन हिस्ट्री कलेक्शन। ओके, ट्रीटमेंट में होगा इसका आपका पेन मैनेजमेंट हम करेंगे और यदि ब्लीडिंग हो रही तो उसको हम स्टॉप करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए ब्लीडिंग कंट्रोल करेंगे हम, डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करके इमोबिलाइज करेंगे फ्रैक्चर एरिया को। ब्रीथिंग के लिए हम एडिक्वेट ब्रीथिंग के लिए हम उसे ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। ऑलराइट, तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।